हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। तो दोस्तों, आज का इतिहास में देखेंगे कि आधुनिक भारत इतिहास जो मतलब अत्यंत ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई टॉपिक चल रहेगा। ठीक है, यानी आधुनिक भारत से जो है वो बीपीएससी की मतलब अधिकतर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यह जो है आधुनिक भारत इतिहास मतलब हर एक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से यह वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम हर एक वीडियो में देते रहते हैं, तो देते भी रहेंगे आगे, और होगा तो 100 भी क्वेश्चन में आगे आ सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन मतलब देखते रहेंगे, और इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास जो है वो बिल्कुल मुफ्त में मेरा वीडियो जाए और आप मेरे नोटिफिकेशन को मतलब जल्दी देख लो। और चलो दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, कि कह रहा है कि व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह कब की गई थी स्थापना। व्यापार के जो उद्देश्य था, तो उसके उद्देश्य जो क्या उद्देश्य था, तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कराना। तो उसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1498 ईस्वी में। क्या हो जाएगा दोस्तों 1498 ईस्वी में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का दोस्तों ये टॉपिक जो करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से निवेदन है कि जरूर ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी आधुनिक भारत इतिहास का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने अपनी यात्रा में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की। क्या कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो यात्री था, भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली यात्री था जिन्होंने मतलब जिसने अपनी यात्रा में जो है वह भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, किसने भारत जो पुर्तगाल का यात्री था तो कौन था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वास्को डिगामा। जिन्होंने भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, तो यही जो वास्को डिगामा जी थे, उन्होंने भारत आने पहली बार आया था, प्रथम बार भारत। चलिए दोस्तों, 2 नंबर हो गया। तो अब चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करें कि कह रहा है कि वास्को डिगामा सर्वप्रथम कब तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डिगामा सर्वप्रथम कब तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट में पहुंचा था। ठीक है, यानी वास्को डिगामा सर्वप्रथम कब, तो 20 मई 1498 ईस्वी को, और तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था, कालीकट। ठीक है, चलो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा दोस्तों कि कह रहा है कि वास्को डिगामा जिस मार्ग से भारत आया वह क्या कहलाता था। मतलब क्या करा है क्वेश्चन दोस्तों कि कह रहा है कि वास्को डिगामा जो आए थे भारत, तो वह कौन सा मार्ग आए थे, कौन सा मार्ग से आए थे, तो वह क्या कहलाते थे। जो जिस मार्ग से वह वास्को डिगामा जी आए थे भारत, तो वह मार्ग क्या कहलाने लगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केप ऑफ गुड होप। क्या है दोस्तों, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा है कि वास्को डिगामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब तथा कहां स्थापित की। क्या कर रहे हैं दोस्तों कि कह रहा है कि वास्को डिगामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब तथा कहां स्थापित की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1503 ईस्वी में कोचीन में। ठीक है, यानी वास्को डिगामा के जो नेतृत्व में जो पुर्तगालियों जो है वो अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब तथा कहां स्थापित की। तो प्रथम व्यापारिक कोठी जो है 1503 ईस्वी में किए थे, और कहां स्थापित किए थे, तो कोचीन। ठीक है, चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करें कि कह रहा कि 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसी भारत में अपना पहला गवर्नर यानी वायसराय बनाकर भेजा। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि कह रहा है कि 1505 ईस्वी में
पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर यानी जो है वायसराय बनाकर भेजा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ठीक है, अल्मेडा। ठीक है, चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा कि कह रहा है कि 1509 ईस्वी में अल्मेडा क्या करा दोस्तों, अल्मेडा के स्थान पर भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन बना? 1509 ईस्वी में जो है जो अल्मेडा के स्थान पर जो भारत में जो पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था वह कौन बना था? इसका सही उत्तर है दोस्तों अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्या है दोस्तों? अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि डच चलिए दोस्तों पहले ऊपर करते हैं कि कह रहा है कि डच कहाँ के मूल निवासी थे? क्या कर रहा है दोस्तों कि डच जो था वह कहाँ के निवासी थे, यानी मूल रूप से जो था वह डच तो वह कहाँ के मूल रूप से निवासी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हॉलैंड, यानी जो नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, नीदरलैंड देश में स्थित है। ठीक है, हॉलैंड। ठीक, चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? पहला था कि मतलब भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अब यहाँ पर कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था, और कह रहा है इसी में कि वह कब तथा किस मार्ग से भारत आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, यानी भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? तो कार्नेलिस डे हस्तमान। और कह रहा है कि वह कब? तो 1596 ईस्वी में। और किस मार्ग से भारत आया था? तो आशा का अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप। ठीक है, चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अब क्या कर रहा है देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? यानी भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह किसकी स्थापना की गई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1602 ईस्वी में। ठीक है, यानी 1602 ईस्वी में जो है वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत के साथ व्यापार करने का उद्देश्य से। ठीक है, चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की? क्या करा दोस्तों कि डचों जो है मतलब डच जो है उन्होंने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की? तो पहली व्यापारिक कोठी कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में। और कहाँ स्थापित की गई थी? तो मुसलीपट्टनम यानी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करा है देखते चलिएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। पूरा मतलब आधुनिक भारत इतिहास का अभी से लेके जब तक आधुनिक भारत का इतिहास खत्म नहीं होगा तब तक पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे आवेदन है कि दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अपने खुद पढ़िएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब कह रहा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब किन के साथ किस युद्ध में पराजित होने से हुआ? क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा कि कह रहा है कि भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब, यानी डचों का जो अंतिम रूप से पतन हुआ था वह कब हुआ था, और कह रहा है कि किन के साथ तथा किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब हुआ? तो 1759 ईस्वी में। और कह रहा किन के साथ हुआ था? तो अंग्रेजों के साथ। और कह रहा किस युद्ध में पराजित होने से हुआ था? तो बेदरा का युद्ध में जो पराजित हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा कि कह रहा कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों
1600 ईस्वी में, ठीक है। यानी भारत के साथ जो व्यापार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह उनकी स्थापना जो हुई थी वह 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहे हैं कि कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब तथा इंग्लैंड को किस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते चलिएगा कि कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कब तथा इंग्लैंड को किस महारानी ने जो है वह भारत के साथ व्यापार करने का जो अधिकार पत्र दिया था। किसको, इंग्लैंड की जो महारानी थी तो उन्होंने ही भारत के साथ जो व्यापार कर रहा था तो उन्हीं को, भारत को ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार पत्र है उनको दिया था भारत को, ठीक है। चल तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया था और एलिजाबेथ प्रथम जो महारानी थी वो उसी ने भारत को दिया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ दिसंबर गलत लिखा गया, सॉरी, तो दिसंबर होता है, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा। चलो सर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। क्या करा दोस्तों कि कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टॉमस स्मिथ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला वायसराय था वो कौन था, यानी गवर्नर मतलब वायसराय, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों टॉमस स्मिथ, ठीक है। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते। क्या करें कि कह रहा है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। क्या करें दोस्तों कि कह रहा है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था और कह रहा है कि वह कब तथा किस मुगल सम्राट के राज दरबार यानी दरबार में गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन हॉकिंस। तो समझिएगा क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में ले चलते हैं कि कह रहा है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कैप्टन हॉकिंस। और कह रहा है कि वह कब, तो 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में गया था। और कह रहा है कि तथा किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था, तो जहांगीर के दरबार में मुगल सम्राट जो है वो गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गया था। आप समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कह रहा था कि कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के जो तत्कालीन राजा थे तो उनको राजपूत के रूप में किस मुगल दरबार में गया था, मतलब राजदूत के रूप में जो है वह मुगल दरबार में गया था। तो किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जेम्स प्रथम के राजा के राजदूत में, ठीक है। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते। क्या करें कि कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहाँ तक एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की और कह रहा है कि यह अनुमति किनके दबाव में रद्द कर दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूरत और पुर्तगालियों, यानी कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहाँ एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की, तो सूरत में। और कह रहा है कि क्वेश्चन कि यह अनुमति किनके दबाव में रद्द कर दी गई थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है उनके दबाव में रद्द कर दी गई थी अनुमति, ठीक है। चलिए तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की। कि कह रहा है कि पुर्तगालियों जो है वो उन्होंने एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वह कब तथा कहाँ स्थापित की। तो कब किए थे, तो 1613 ईस्वी में। और कहाँ किए थे स्थापित, तो सूरत में, ठीक है। पहली व्यापारिक कोठी 1613 ईस्वी में और कहाँ स्थापित, तो सूरत में स्थित, ठीक है। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। क्या करें कि कह रहा है कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसी अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर टॉमस रो। क्या है दोस्तों, सर टॉमस रो, यानी 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे, तो सम्राट जेम्स प्रथम ने उन्होंने अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। किसे, अपना राजदूत बनाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर टॉमस रो को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखते हैं कि कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ। तो समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन
कि कराते मतलब प्रथम मतलब पहला बेर मतलब पहला युद्ध जो हुआ था कर्नाटक के युद्ध के साथ, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह कब तथा किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1746 से 48 ईस्वी में और अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच। ठीक है, चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध देख लिए 1746 से 48, और देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह कब तथा किनके बीच हुआ था? तो 1749 से 54 ईस्वी हुआ था। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह 2 साल के लिए हुआ था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह 5 सालों की हुआ था। ठीक है, तो और अंग्रेजी फ्रांसीसी के बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। चलो दोस्तों, मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह 2 साल के लिए हुआ था, और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था वह 4 साल के लिए हुआ था, सॉरी 5 साल के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या करें देखते हैं कि कह रहा है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय भारतीय क्षेत्रों का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था जिसकी हार हुई? तो समझिएगा क्वेश्चन दोस्तों कि कह रहा है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के जो समय था उसमें भारतीय क्षेत्रों के फ्रांसीसी गवर्नर यानी वायसराय कौन था जिसकी हार हो गई थी? तो समझिएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले। यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय भारतीय क्षेत्रों का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था जिसकी हार हो गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ? यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह कब तथा किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1758 से 63 ईस्वी और अंग्रेजी फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है, यानी पहला 2 साल के लिए हुआ था, और दूसरा 5 साल के लिए हुआ था, और दूसरा भी 5 साल के लिए हुआ था। ठीक है, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 5 साल, यानी 1758 से 1763 ईस्वी तक। यानी इसको भी हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ही हुआ था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, अब कह रहा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में किनकी हार हुई? तो सही सी बात है कि फ्रांसीसी की हार हुई थी। यानी तृतीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था उनमें फ्रांसीसी की हार हो गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते थे, क्या करा देखते हैं दोस्तों कि कह रहा है कि कब तथा किस संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? यानी कौन सा मतलब संधि था, तो उनके द्वारा ही जो संधि था, तो उन्हीं संधि के द्वारा जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हो गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कब किस संधि द्वारा? तो 1763 ईस्वी में है, और पेरिस संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हुआ था। कितने ईस्वी में? तो 1763 ईस्वी में। और किसके संधि द्वारा? तो पेरिस संधि द्वारा। ठीक है, 28 नंबर को 27 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि पलासी का युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ था? यानी पलासी का जो युद्ध हुआ था वो कब और किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 23 जून 1757 ईस्वी। और कह रहा कि किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। ठीक है, चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा कि पलासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? पलासी का जब युद्ध हुआ था तो उसमें अंग्रेज सेनापति कौन था? अंग्रेज का जो सेनापति था वह कौन था सेनापति अंग्रेज का? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। क्या है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। यानी पलासी के युद्ध में अंग्रेज जो है, अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन के लिए चलते, क्या करें क्या करा है देखते हैं। कह रहा है कि पलासी के युद्ध समय बंगाल का नवाब कौन था? उसे अपने किस सेनापति की धोखाधड़ी के कारण पराजित होना पड़ा था? समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन को कि कह रहा है कि पलासी के युद्ध समय बंगाल का जो नवाब था वह कौन था, और कह रहा है कि उसे अपने किस सेनापति के धोखाधड़ी के कारण पराजित होना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, यानी पलासी के युद्ध समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? तो सिराजुद्दौला। क्या दोस्तों? सिराजुद्दौला। ठीक है, और कह रहा सेनापति के धोखाधड़ी के कारण पराजित, तो कौन सेनापति था? उसे अपने किस सेनापति को? तो मीरा जाफर। क्या दोस्तों? मीर जाफर। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें
कि कह रहा कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बना दिया। यानी प्लासी का जब युद्ध हो गया था तो उनके बाद अंग्रेजों ने जो है वह किस बंगाल को नवाब बना दिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मीर जाफर। क्या है दोस्तों, मीर जाफर को जो है प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इसे मतलब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करें कि कह रहा कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का जो विजय दिलाने वाला अंग्रेज था तो वह उसके सेनापति कौन था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हेक्टर मुनरो। क्या है दोस्तों, हेक्टर मुनरो। ठीक है, चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करा कि कह रहा कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मीर जाफर। यानी बक्सर के युद्ध के बाद जो अंग्रेज को पुनः मतलब दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया था तो मीर जाफर को। ठीक है, चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करा है कि कह रहा है कि इलाहाबाद, चलिए दोस्तों ऊपर पहले करते हैं तब अच्छे से दिखाई देगी। और चलिए दोस्तों कि कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि कब तथा किनके बीच हुई थी। यानी इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वह किनके और मतलब कब तथा किनके बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तो लॉर्ड क्लाइव बनाम सुजोदौला और शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों कह रहा कि 34 नंबर कि कह रहा कि प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध कब हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1767 से और 1769 ईस्वी तक। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर का जो युद्ध हुआ था वह 1767 से और 1769, यानी ये भी 2 साल रहा है। मतलब प्रथम कर्नाटक का युद्ध भी 2 साल रहा था और प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध जो हुआ वह भी 2 साल का ही है। ठीक है, चलिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करें कि कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम था। चलिए दोस्तों तो कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह किसकी अंग्रेजों जो है वह भारत से बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हैदर अली। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह हैदर अली के अंग्रेजों के भारत के साथ बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करें कि कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कौन था। यानी समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन को कि कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है वह अंग्रेज क्षेत्रों का वायसराय कौन था। तो इसका सही वायसराय हो जाएगा, इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वेरल्स्ट। क्या है दोस्तों, वेरल्स्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है कि कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। यह संधि कब हुई थी। तो समझिए दोस्तों कि कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर का जो युद्ध हुआ था तो उनकी समाप्ति किस संधि से हुई थी। और कह रहा है कि यह संधि कब हुई थी, मतलब जो समाप्त हो गया था युद्ध तो वह युद्ध कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मद्रास की संधि जो 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, संधि। चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। ये जो हुआ था ये 6 साल के लिए हुआ था। ठीक है, नहीं दोस्तों ये 6 साल का नहीं हुआ था। यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था वह 1708 से लेकर 1784 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, यानी 1708 से लेके 1784, सॉरी दोस्तों, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर का जो युद्ध हुआ था वह 1780 से हुआ था। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक से 1708 लिखा गया, यानी 1780 होता। ठीक है दोस्तों 1780 ठीक कर लीजिएगा कि कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो 1780 से लेकर 1784 तक, यानी ये भी
1780 से लेकर 1784, यानी 4 साल ये रहता। ठीक है, 1780 से लेके 1784 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके द्वारा तथा किस संधि के उल्लंघन का परिणाम था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके द्वारा तथा किस संधि के उल्लंघन का परिणाम था। तो कौन सा उल्लंघन का परिणाम था, कौन सा संधि का, जिसका सही उत्तर है दोस्तों अंग्रेज मद्रास संधि का। ठीक है, चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था, यानी अंग्रेजी वायसराय कौन था। इसका सही उत्तर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। क्या दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, समझिए दोस्तों क्वेश्चन कि कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर था वह अंग्रेजी गवर्नर कौन था, यानी अंग्रेजी वायसराय कौन था। इसका सही उत्तर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन की अब चलते हैं। क्या करा है, 40 हो गया, अब देखते हैं 41 की ओर। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से समझिएगा, हर एक पॉइंट यह वीवीआई होगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टीपू सुल्तान। यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के जो दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तब उनके बाद जो उसका पुत्र जो है उनका उत्तराधिकारी बन गया था, उसका उस गद्दी का युद्ध मतलब इसका पुत्र जो उत्तराधिकारी बना था। ठीक है, टीपू सुल्तान। ठीक है, 642 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1790 से 1790 से लेके दोस्तों 1792 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कि कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से समय अंग्रेज युद्ध के समय युद्ध से यहाँ से लिखा क्या होता क्या कर लीजिएगा, यानी कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों गवर्नर कौन था, यानी अंग्रेजों के वायसराय कौन थे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए दोस्तों, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध में समाप्त गवर्नर कौन, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। क्या करें कि कह रहा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। क्या करा दोस्तों कि तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध जो हुआ था, तो वह युद्ध कब समाप्ति की गई थी, किस संधि से हुई थी। तो इसका सही उत्तर है श्रीरंगपत्तनम की संधि, यानी 1792 ईस्वी में जो है वह मतलब संधि से हुई थी समाप्ति। ठीक है, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर का जो युद्ध हुआ था वह युद्ध समाप्ति हो गई थी किन संधि द्वारा, तो श्रीरंगपत्तनम संधि द्वारा 1792 ईस्वी में। ठीक है, चलो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। क्या करें दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वह कब युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1799 ईस्वी में। क्या है दोस्तों, 1799 ईस्वी में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1799 ईस्वी में हुआ था आंग्ल मैसूर का युद्ध। ठीक है, चौथा फिर। तो चलो दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था। क्या करा दोस्तों कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के जो दौरान अंग्रेजी गवर्नर जो था उन्होंने जनरल कौन मतलब जो था अंग्रेजों गवर्नर जनरल, तो उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड वेलजली। ठीक है, चलिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते। क्या करें दोस्तों समझिएगा भी कि कह रहा है कि टीपू सुल्तान द्वारा क्या करा दोस्तों कि कह रहा है कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों की किस संधि के अस्वीकार करना ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर का युद्ध जो है वास्तविक कारण था। तो क्वेश्चन समझिए दोस्तों कि कह रहा है कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को किस संधि को अस्वीकार करना है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण बना।
तो इसका सही उत्तर दीजिएगा दोस्तों, सहायक संधि। कौन सा संधि दोस्तों? सहायक संधि। ठीक है, चलिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कह रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के वीर गति को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने किसे मैसूर का राजा बनाकर उस पर सहायक संधि थोप दी। तो समझिएगा क्वेश्चन कि कह रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है और टीपू के वीर गति को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंग्रेजों को मतलब किसे मैसूर का राजा बनाकर अंग्रेजों ने किसे मैसूर का राजा बनाकर जो है उस पर सहायक संधि थोप दिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नरेश कृष्ण यानी वाडियर वंश। ठीक है, चलिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, उसके बाद देखेंगे 50 नंबर कि कह रहा है कि मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था। क्या कह रहा है दोस्तों कि मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था, यानी मैसूर राज्य का जो था संस्थापक, तो उन संस्थापक का नाम क्या है दोस्तों? यानी हैदर अली। ठीक है, यानी मैसूर राज्य का संस्थापक जो है हैदर अली। ठीक है, चलिए दोस्तों 50 नंबर देखते हैं दोस्तों। आज का इस लास्ट वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी टॉपिक। तो चलिए दोस्तों दिखा रहा कि हैदर अली की मृत्यु कब तथा किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। क्या कह रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि हैदर अली का जो मृत्यु हुआ था वह कब तथा किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1782 ईस्वी में, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज का यही टॉपिक खत्म होता है और आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों यह वीडियो फुल वॉचिंग करते रहिए और नेक्स्ट मतलब जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप इस वीडियो को जरूर देखते रहिए। और ये जो आधुनिक भारत का इतिहास अब जो चल रहा है तो अत्यंत ही बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आधुनिक भारत इतिहास से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं वीडियो के साथ, यानी आधुनिक भारत इतिहास के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों जय हिंद,